हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी के अध्याय 4 के उत्साह और अट नहीं रही है के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उत्साह और अट नहीं रही है कि कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर उत्साह और अट नहीं रही है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, तो कवि शु- कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराले का जन्म वसंत पंचमी के दिन सन 1899 ईस्वी में बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिला के महिषादल में हुआ। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, उनका जन्म वसंत पंचमी के दिन 1899 ईस्वी में हुआ। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिषादल में हुआ। ठीक है, वह मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नवास जिले के गढ़कोला के निवासी थे। यहाँ देखिएगा, अगर उनसे पूछ अगर प्रश्न में पूछा जाए कि वह मूलतः किस जगह के थे, कहाँ के निवासी थे, तो आपको उत्तर देना है कि उत्तर प्रदेश के उन्नवास जिले के गढ़गो गढ़कोला के निवासी थे। ठीक, और अगर पूछा जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो इसका उत्तर होगा बसंत पंचमी के दिन सन 1899 ईस्वी में बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिले में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रारंभिक एवं स्कूली शिक्षा 9वीं तक ही हुई। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा 9वीं तक ही हुई। ठीक, परंतु स्वाध्याय से हिंदी के अलावा बंगला, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने हिंदी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भी उन्हें उनको ज्ञान अर्जित किए वो। ठीक, उनके माता पिता के असामान्य निधन होने के कारण उनका जीवन बहुत ही कष्टमय में रहा। आकस्मिक उनके माता पिता का निधन हो गया और उनके जीवन बहुत कष्टमय रूप से बीता। ठीक है, उनकी बेटी सरोज की मृत्यु 16 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बेटी का मृत्यु 16 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, जिनका नाम सरोज था। इस प्रकार उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से बीता। उनकी मृत्यु सन 1961 में हो गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी का मृत्यु सन 1961 में हो गई। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि हैं। इसके अलावा उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि की रचनाओं में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, उनकी प्रमुख रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि हैं। और उन्हें उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि भी उन्होंने रचना की है। इसकी संपूर्ण रचनाएं निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। इनका जो संपूर्ण रचनाएं हैं वो निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। पूछा जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संपूर्ण रचनाएं कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, तो इसका उत्तर होगा 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। इस रचनावली में तो निराला रचनावली में इनकी रचनाओं के उच्च वर्ग के प्रति विद्रोह एवं निम्न वर्ग गरीबी के प्रति सहानुभूति की भावना स्पष्ट रूप से नजर आती है। इनके काव्य रचनाओं में मुख्य रूप से गरीबों के प्रति सहानुभूति की भावना स्पष्ट रूप से नजर आती है। गरीबों के बारे में इन्होंने अपने काव्य खंडों में व्याख्या की है। ठीक, अगला हम जानते हैं उत्साह और अट नहीं रही है के बारे में। तो पहले हम उत्साह कविता के बारे में जानते हैं। उत्साह कविता उत्साह बादल को संबोधित करते हुए एक आह्वान की गीत है। कवि निराला प्रकृति एवं धरती में बड़े बदलाव के लिए बादल को बुलाते हैं। जो कवि हैं हमारे, वो उत्साह कविता में उत्साह कहकर बादल को संबोधित करते हैं। ठीक है, और
अत्यधिक गर्मी से तपती धरती में रहने वाले मनुष्य एवं सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पति आदि सभी व्याकुल हैं, जिससे उनका जीना मुश्किल हो गया है। कवि कह रहे हैं कि अत्यधिक गर्मी से तपती धरती में मनुष्य एवं सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पति आदि व्याकुल हो गए हैं। जब तक धरती पे पानी नहीं गिरेगी तब तक गर्मी अत्यधिक बढ़ती रहेगी, जिससे मनुष्य जानवर इत्यादि सभी सभी बहुत मुश्किल से सभी का जीना मुश्किल हो गया है। ठीक है। धरती सूख रही है, इसलिए आकाश में छाए बादल को गरजने के साथ साथ जोर से बरसना ही होगा। कवि कह रहे हैं कि धरती सूख रही है, धरती में इतना गर्मी हो गया है कि धरती सूख रही है, इसलिए आकाश में छाए बादल, आकाश में तो बादल छाए हैं, उन्हें गरजने के साथ साथ जोर से बरसना ही होगा। बादल जब छाए रहते हैं तो केवल गरजते हैं, लेकिन उस गरजने के साथ साथ उन्हें बरसना भी होगा, ये कवि कह रहे हैं। तब गर्मी से बेहाल धरती एवं धरती में रहने वाले जीवों को राहत मिलेगी। जी। कवि बादल को गर्जन तर्जन के साथ बरसने को कह रहे हैं, ताकि लोगों में प्रकृति और धरती से जोश भर जाए और सभी जीवों में आशा और उम्मीद जगे। बादल आशा और उम्मीद के साथ साथ नवजीवन का भी प्रतीक है। बादल जो है आशा और जीवन के साथ साथ आशा का प्रतीक भी है, जीवन का प्रतीक भी है। ठीक, उम्मीद का प्रतीक है, लेकिन उसके साथ साथ नवजीवन का भी प्रतीक है। इसलिए प्रकृति में बड़े बदलाव एवं क्रांति के लिए कवि बादल को बुला रहे हैं। और दूसरा जो कविता है अट नहीं रही है, इसमें देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन मास की मादकता एवं सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। अट नहीं रही जो कविता है वो फागुन मास की मादकता एवं सौंदर्य की अभिव्यक्ता करने वाली कविता है, जिसमें फागुन मास के बारे में चर्चा किया गया है। कवि कहता है कि फागुन के सौंदर्य से प्रकृति इतनी सुंदर हो गई है कि लोगों के मन और तन में समा नहीं रही है। कवि कहते हैं कि फागुन मास में हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो फागुन में सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य जो है वो बहुत सुंदर हो गई है, जो कि हमारे तन में मन में समा नहीं पा रही। वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे शरीर में समा नहीं पा रही है। कवि प्रकृति को मानव के रूप में व्याख्या मानवीकरण करता हुआ कहता है कि तुम्हारी शोभा और नशा में डुबा देना वाला रस इतना अधिक है कि जब तुम फागुन की महीने में सांस लेते हो तो तुम्हारा प्रभाव अथवा सौंदर्य पूरी धरती पर इतना फैल जाता है कि व्यक्ति और पूरी धरती में समा नहीं पाती है, पृथ्वी पे समा नहीं पाती है। ठीक, तुम कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी जो शोभा है और नशा है वो उसमें इतना डूब जाने वाला रस है कि तुम्हारी फागुन के महीना में सांस लेते हो तब भी तुम्हारा प्रभाव अथवा सौंदर्य पूरी धरती पर इतना फैल गया है कि तब भी वह समा नहीं पाता है हमारे शरीर में। धरती के सभी कोनों में पेड़ पौधों और वनस्पति में नई नई कोपलें आने लगती हैं। जब फागुन के महीना होता है तब वनस्पति पेड़ों में पुराने पत्ते झड़कर नए नए पत्ते आने लगते हैं। यही कारण है कि पूरी प्रकृति दुल्हन की जैसे सुंदर और सजी हुई लगती है। जैसे कि हमारा जो प्रकृति है, जैसे झारखंड के लातेहार जिले में नेतरहाट जो है वो इतना सुंदर है कि वहाँ पे अगर एक समय पतझड़ जब आता है, पतझड़ में पत्तियाँ झड़ जाती, उसके बाद जब नए नए पत्ते वापस आते हैं तो इतना सुंदर लगता है कि वहाँ पर्यटक लोग भी घूमने जाते हैं, उस सौंदर्य का आनंद लेने जाते हैं। और इसके सुगंध सभी कोनों में फैल जाती है।
फलस्वरूप धरती पर समा नहीं पाती है। कवि कहता है कि जब तुम सांस लेते हो तो धर भर जाता है और व्यक्ति के अंदर बाहर समा नहीं पाता। इस कविता में कवि ने फागुन मास की सौंदर्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति की है। इस कवि अट नहीं रही कविता में फागुन माह के सौंदर्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति किए गए हैं। अब हम देखते हैं उत्साह कविता से वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के कवि कौन हैं? तो हमने बताया था कि उत्साह कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? उत्साह कविता में कवि ने उत्साह कहकर किसे संबोधित किया है? तो हमने बताया था कि बादल को संबोधित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? ठीक, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि से। इसका आंसर हो जाएगा कवि से। इसका एक मिनट, कवि से। अगला क्वेश्चन है, कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है? कवि कह रहा है बादल गरजने के लिए गर्जन के साथ। ठीक है, गर्जन के साथ। कवि बादल को कैसे गरजने के लिए कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गर्जन के साथ। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गगन का पर्यायवाची शब्द बोल रहा है, तो आकाश, धरती, पाताल, बादल क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि गगन मतलब आकाश होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। अब हम अति संक्षिप्त प्रश्न के उत्तर देते हैं। ठीक है, कवि किसको गरजने के लिए कह रहा है? कवि जो हैं किसे गरजने के लिए कह रहे हैं? कवि जो हैं बादल को गरजने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो इसका आंसर है, कवि बादल को बड़े बदलाव के लिए अथवा क्रांति के लिए कह रहे हैं। ठीक, बड़े बड़े बदलाव के लिए अथवा क्रांति के लिए कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने कविता में ललित ललित किसे कहा है? तो बादल को कहा है। कवि ने ललित ललित किसे कहा है? तो बादल को कहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा नंबर, धरती के लोग विकल विकल क्यों है? विकल विकल क्यों है? तो इसका आंसर होगा अत्यधिक गर्मी के कारण। ठीक, अत्यधिक गर्मी के कारण धरती में लोग विकल 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 मतलब उथल पुथल क्यों है धरती के लोगों में? ठीक, अगला क्वेश्चन है, बादल के बरसने के बाद धरती पर क्या परिवर्तन आ जाता है? देखिए, बादल के बरसने के बाद धरती पर क्या परिवर्तन आ जाता है? तो कविता के माध्यम से धरती पर शीतलता छा जाती है। ठीक है, इसका आंसर होगा धरती पर शीतलता छा जाती है। अगला हम देखेंगे अट नहीं रही है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, अट नहीं रही है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे अट नहीं रही है कविता की कवि अट नहीं रही है कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो हमने बताया था कि अट नहीं रही कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है? अट नहीं रही है कविता के अनुसार फागुन का सौंदर्य नहीं अट रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फागुन का सौंदर्य नहीं अट रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो
धर भर जाता है। तो यहाँ इसका आंसर है फागुन। फागुन जब सांस लेती है तो पूरा धर भर जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है फागुन के आभा में कौन पट नहीं रही है। फागुन के आभा में धरती पट नहीं रही है। जी, इसका सही आंसर होगा धरती नहीं पट रही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कविता में निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीकरणीय का अलंकार है। तो देखिए इसका आंसर होगा कहीं सांस लेते हो। कहीं सांस लेते हो, इसमें अलंकार मानवीकरण का है। ठीक। कहीं सांस लेते हो, इसका 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अति संक्षिप्त कुछ प्रश्न। अट नहीं रही कविता में कवि कौन है। तो मैंने अभी बताया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखिए कविता में कौन सांस लेता है। तो अभी आंसर हम लोग देखें, कविता में फागुन सांस लेते हैं। फागुन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फागुन के प्रभाव में कौन आंख हटा रहा है। फागुन के प्रभाव में कवि आंख हटा रहे हैं। कवि आंख हटा रहे हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है फागुन के मौसम में किस फूल का रंग लाल होता है। फागुन के मौसम में किस फूल का रंग लाल होता है। तो इसका आंसर होगा पलाश के फूल का रंग लाल होता है। आपको पता होगा कि झारखंड के राजकीय फूल भी पलाश होती है। तो पलाश के फूल का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कवि को आकाश में उड़ने के लिए कौन पंख दे देता है। फागुन के महीने। इसका आंसर होगा फागुन के महीने। ठीक। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।